I welcome you all to Mahesh Bharadwaj physics classes, obviously presented by me, Mahesh Bharadwaj. Hope you all are doing well. So, in extension to the topics from the chapter Light Reflection and Reflection of class 10, अब क्या कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं. हमने पिछली वीडियो में क्या करा था? पिछली वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट करे थे किसके, रिफ्लेक्शन के, टाइप करे थे, लॉस करे थे. आज हम क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन. किसके केस में? प्लेन मिरर के कॉरेस्पॉन्डिंग हम ऑब्जर्व करेंगे कि इमेज कैसे बनता है. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, दैट इज योर इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ योर प्लेन मिरर. मैं सबसे पहले लिख दिया यहाँ पर प्लेन मिरर. जो प्लेन मिरर है उसके लिए इमेज कैसा बनेगा. जनरली जितने भी आपने रे डायग्राम इससे पहले डिस्कस करे हैं हमारी क्लास में, उसमें मैंने आपको हमेशा जो एग्जांपल दिया वो प्लेन मिरर का ही दिया है. क्या किया था, एक प्लेन मिरर फ्रेम कर लिया इस तरह से, ये फ्रेम कर दिया है. अब इसके ऊपर मैंने बोल दिया यहां पर एक ऑब्जेक्ट है. सपोज आपका ये ऑब्जेक्ट आ गया ए बी. अब टेक्निकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए कम से कम दो रेज ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पर या तो एक्चुअली एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करें, या फिर वो हमें ऐसा अपीयर होना चाहिए कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं. अगर वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी तो इमेज बनेगा रियल. और किसी पॉइंट पर अगर ऐसा अपीयर होता है कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट और एक्चुअल इंटरसेक्शन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. एक्चुअल इंटरसेक्शन मतलब रियल इमेज, appearing to intersect means virtual image. virtual means नकली, फेक, जो इमेज होती है लेकिन एग्जैक्टली आप उसको उस फॉर्म में देख नहीं पाते हैं. एनीवे, गोइंग बाय दिस, प्लेन मिरर ले लिया है. अब जो प्लेन मिरर है इसके ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया. ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी. अब होगा क्या यार, जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगा, उससे रेज ऑफ लाइट जाएंगी. क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट हूं, या तो मेरे ऊपर लाइट जाने वाली है, मुझसे लाइट स्ट्राइक होकर कहीं दूसरी जगह जाने वाली है, और एल्स मैं एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हूं जो अपने आप लाइट सब जगह भेज रहा हूं. तो यहां क्या होने वाला है, आपके पास ऑब्जेक्ट जो है ये लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में सेंड कर रहा है. एज इफ ये मिरर के सामने खड़ा है तो मिरर से रे ऑफ लाइट ऐसे जा रहा है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे चला गया यूं. अब यहां से बाउंस बैक करेगा, वो ऐसे बाउंस बैक करके चला गया है. जा रहा है या नहीं. अब क्या करते हैं बेटा, हम इसको एक्सटेंड करेंगे कैसे. यहां से एक और रे ऑफ लाइट जा रहा है यूं पॉलिश सरफेस से. अब ये बाउंस बैक आपके पास करने वाला है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया है. ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कर रहा है. अब मैंने क्या कहा था, रिफ्लेक्शन के बाद आपके पास कम से कम ये दो रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, या तो वो एक्चुअली मीट करें या फिर अपीयरिंग टू मीट हो. अब मुझको देख के यहां बताना है डायग्राम पे आप लोगों को, ये एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये दूसरा रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है. क्या ये दो रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद किसी पॉइंट पर एक्चुअली इंटरसेक्ट कर सकते हैं. ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है. मुझको नहीं लगता यार एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा. अब मुझको पता है ये दोनों एक पॉइंट पे कहीं पर भी इंटरसेक्ट एक्चुअली नहीं करने वाले. तो क्या होगा, हम ऑब्जर्व करते हैं इनको ऐसे. आपका इस एक रे ऑफ लाइट को मैं एज्यूम करता हूं कुछ इस फॉर्म में एक्सटेंड कर रहा हूं आगे की ओर यहां, और इसे एक्सटेंड कर रहा हूं इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे. अब यहां से आपके पास जस्ट बिलो द ऑब्जेक्ट मैं ऑब्जर्व करता हूं इमेज बन गया है. कैसे बना है, ध्यान से देखना है. अगर मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं इस ओर से देख रहा हूं ऑब्जेक्ट को, ये आए है, क्योंकि ये चीजें तो आपको दिख रही हैं, ये दो तो कहीं इंटरसेक्ट करने वाली नहीं है. तो क्या करते हैं, हम इन दो रे ऑफ लाइट को बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं. बैकवर्ड क्यों एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो इमेजेस बनने वाली नहीं है, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे. तो हम चाहते हैं या तो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑब्जर्व करें, वो तो हो नहीं रहा है. तो क्या होगा, अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट. अब अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट कहां होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में. जहां पर भी मैं ये डॉटेड लाइन फ्रेम कर रहा हूं, ये डॉटेड लाइन सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके पास ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं, अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट वाले मैकेनिज्म में जा रही है. तो आपके पास ये इस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट करती हैं, विच एक्चुअली इज नॉट इंटरसेक्शन, दे आर अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट. अगर ये अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट है इस पॉइंट पर, तो हम इस एक लाइन के नीचे एक इमेज ड्रॉ कर लेते हैं. तो वो इमेज आपके ऑब्जेक्ट के एग्जैक्टली नीचे आ जाती है बेटा. ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज आ गया, तो ऑब्जेक्ट और इमेज एकदम आपको दिखाई दे रहे हैं. अब मुझको क्लियरली पता लग जाता है जो साइज ऑब्जेक्ट का वही साइज किसका आ गया है, इमेज का आ गया है. अब क्योंकि यहां पर आपके पास एक मैकेनिज्म और आ गया है, इसको एलेबोरेट करने के साथ साथ में मैं यहां पर आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के रिगार्डिंग भी कोई चीज ब्रीफ करना चाहता हूं, बिकॉज आप लोगों को इन चीजों के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. एक और को मैं रियल लिख लेता हूं इमेज, दूसरी ओर को लिख दूंगा वर्चुअल. अब इन दोनों मैकेनिज्म को मैं एक्सप्लेन करके आपके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं.
Am I clear? So I've written real and virtual image. सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन. इमेज फॉर्मेशन कब होगा? इमेज फॉर्मेशन आपका तब होगा जब आपके पास मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. अगर आपके पास मिनिमम 2 रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पर या तो एक्चुअली इंटरसेक्ट करें या फिर अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट हो तो ही आपके पास इमेज बनती है. अगर आपके पास इंटरसेक्शन एक्चुअल हो रहा है तो इमेज रियल. अगर वो अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट जैसा इस केस में है, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन तो नहीं है क्योंकि रिफ्लेक्ट करके तो इधर जा रही है, तो आपके पास इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल. अब यहां पर पहला डिफरेंस क्या आएगा? हम बोल देंगे रियल इमेज के कॉरेस्पॉन्डिंग व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट. सो आपके पास जब ऑब्जर्व करोगे एक्चुअल इंटरसेक्शन तो आपकी इमेज क्या बन जाती है बेटा? रियल इमेज. और जब वो आपके पास अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट होंगी हम बोल देंगे आपका इमेज क्या बन गया है? virtual image. So this is appearing to intersect. So first difference that is there in between real and virtual image. और हमें आइडेंटिफाई करना, समझना बहुत आसान हो जाता है अगर मुझको पता लग गया कि रियल इमेज कौन सी होगी, वर्चुअल इमेज कौन सी होगी. पहली चीज. दूसरा, यहां पर आप देख लीजिए सेकंड चीज जो हमारे पास डिफरेंस की फॉर्म में इनके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है. जो भी इमेज आपकी रियल इमेज होगी आई कैन ऑब्जर्व दैट और प्रोजेक्ट दैट ऑन स्क्रीन. जैसे हम कहीं पर भी कोई एक चीज के रिगार्डिंग अगर डायग्राम फ्रेम कर रहे हैं, आप रे डायग्राम फ्रेम करोगे, रे डायग्राम फ्रेम करोगे ऑब्जेक्ट के लिए. क्या होता है? अगर मुझको उन ऑब्जेक्ट की इमेजेस को किसी एक स्क्रीन पर आई एम एबल टू पोर्ट्रे, आई एम एबल टू एक्सप्लेन, आई एम एबल टू ऑब्जर्व. अगर मैं स्क्रीन पर आपके पास इमेजेस को ऑब्जर्व करने के लिए कैपेबल हूं तो वो जो इमेज आपके पास उस स्क्रीन पर बन रही है वो इमेज कौन सी बनेगी? रियल. और अगर मैं उसको स्क्रीन पर ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा हूं तो वो इमेज क्या होगी? वर्चुअल. तो सिंपल सी चीज, जो भी चीज मैं स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर सकता हूं, ये टीवी की स्क्रीन नहीं है. स्क्रीन आपके पास क्या होगा? रे डायग्राम आएगी, पोजीशनिंग आपके पास होती है, एक्सपेरिमेंटली आप ऑब्जर्व करते हो. जहां इमेज बनेगा, अगर मैं वहां एक ऑब्जेक्ट रख दूं, वहां एक स्क्रीन रख दूं, उस स्क्रीन के ऊपर अगर मुझे ऑब्जेक्ट का इमेज दिख जाए तो मैं बोल दूंगा यार ये क्या है? आपकी रियल इमेज है. तो आपको सीधा याद रखना क्या है? पहला, एक्चुअल इंटरसेक्शन, रियल इमेज. अगर मैं उस इमेज को स्क्रीन पर ऑब्जर्व कर सकता हूं तो रियल है, अगर नहीं ऑब्जर्व कर सकता तो क्या है? वर्चुअल. नॉट ऑन स्क्रीन. आप बोल सकते हैं वी कैन ऑब्जर्व योर रियल इमेज ऑन स्क्रीन एंड वी कैन नॉट ऑब्जर्व योर वर्चुअल इमेजेस ऑन स्क्रीन. तो वो स्क्रीन पर ऑब्जर्व नहीं हो सकती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? इन्वर्टेड सबको पता है उल्टा होता है, इरेक्ट सबको पता है सीधा होता है, वर्टिकल अपराइट जो हम कहते हैं. इन्वर्टेड इज ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर लाइन के नीचे जो आपके पास रहेगा दैट इज इन्वर्टेड, उल्टा जो रहेगा. और कोई भी चीज जो सीधी रहेगी या फिर वर्टिकली अपराइट जो रहेगी, ऊपर को रहेगी, उसको आप क्या कहते हैं? इरेक्ट. तो यहां पर एक चीज कंडीशनली है जो फिक्स है, आप लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए. कहीं पर भी मुझको इमेज उल्टी दिखती है तो वो कैसी है? रियल. तो हम बोल देते हैं यहां पर इफ इमेज इज रियल इट नीड टू बी इन्वर्टेड. ये कैसी होनी चाहिए? ये हर बार आपके पास इमेज कैसी होगी? इन्वर्टेड. और अगर वो इन्वर्टेड नहीं है तो जाहिर सी बात है इरेक्ट होगी. अगर वो इरेक्ट है तो कैसी इमेज है? वर्चुअल. वो रियल नहीं हो सकती. अगर आपके पास इमेज आपकी इरेक्ट आ रही है इट इज कंफर्म दैट योर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इन नेचर. तो आपने याद रखना है यहां पर इन चीजों को. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है? अगर आपके पास ये इरेक्ट है सो इट इज कमिंग आउट टू बी योर वर्चुअल इमेज. इसके आसान एग्जांपल देता हूं. कौन से? स्पून वाले. स्पून में जब तुम देखोगे ना, ये हिस्सा होता है केव बना होता है अंदर को, ये हिस्सा होता है वैक्स वाला, कॉन्वेक्स वाला पार्ट. जो बोलते हैं ना हम पेट का हिस्सा जो बाहर को उभरा हुआ है वो आता है इस ओर को स्पून के, और जो अंदर को हिस्सा है इसको बोलते हैं केव. तो केव वाले हिस्से में जब आप ऑब्जेक्ट को देखोगे, अपनी इमेज देखोगे, वो इन्वर्टेड दिखेगी, उल्टी दिखेगी. तो वो इमेज कैसी है? रियल. लेकिन जब पिछले हिस्से में देखोगे वो कैसा दिखेगा? वर्टिकल अपराइट. क्यों? क्योंकि वो कॉन्वेक्स पार्ट है. तो आपको वो चीजें देखना और समझना बड़ा आसान हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पून. कभी घर पे खाना खाते हुए ट्राई करना इस एक एग्जांपल को, बिकॉज जब आप मैकेनिज्म पूरा समझ जाओगे आपको पता लग जाएगा कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव जो आपके पास स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स हैं उसमें इमेज फॉर्मेशन किस किस तरह से कहां कहां पर होती है. एनीवे, ये आपके पास डिफरेंस आ गया किसका? रियल और वर्चुअल इमेज का. अब डायरेक्टली इस कॉन्सेप्ट को रियल और वर्चुअल इमेज के एग्जीक्यूट किसमें कर रहे हैं हमने? वी आर टू अप्लाई दैट इन केस ऑफ योर प्लेन मिरर. अब इस प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट का साइज क्या था? AB. अगर ध्यान से देखें आपके पास इमेज का साइज भी क्या है? सेम एज दैट ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. तुम याद करो जब मिरर के सामने खड़े होते हो क्या होता है? जो साइज मेरा है वही साइज उस इमेज का होता है जो मिरर के अंदर है. मिरर के सामने जितना मैं खड़ा हूं, मिरर के अंदर मेरा इमेज भी उतना ही सामने होता है. अब मैं क्या करता हूं, मिरर से मैं थोड़ा पीछे चला जाता हूं.
तो मिरर के अंदर जो इमेज है वो भी क्या जाएगा, पीछे चला जाएगा। तो टेक्निकली होता क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मी एंड द मिरर, मेरे और मिरर के बीच का जो डिस्टेंस है जो बाहर है, उतना ही डिस्टेंस मेरे और मिरर और इमेज के बीच का भी होता है। ये प्रॉपर्टी है बेटा प्लेन मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग, जो याद रखने वाली चीजें हैं। एनीवे, इसको ब्रीफ करता हूं आपको मैं। आपको कहा गया था यहां से ये दो रे कहीं पर मिलने वाली नहीं है, एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होने वाला। ये कौन सा इंटरसेक्शन है, दे विल अपीयर टू इंटरसेक्ट एंड दे आर अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट एट दिस पॉइंट। तो मुझको पहली चीज पता लगेगी नेचर क्या हो गया इसका, वर्चुअल, और साथ में क्या हो गया, इरेक्ट। पता लग गया सीधा। यहां से क्लियरली हम देख सकते हैं बिकॉज ये दो रे ऑफ लाइट एक पॉइंट पर एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑब्जर्व नहीं करती। क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑब्जर्व नहीं करती तो नेचर क्या बन जाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पहली चीज। फिर आते हैं दूसरे मैकेनिज्म पर, अगर प्रॉपर्टीज की बात करें हम इसकी। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज इन केस ऑफ योर प्लेन मिरर। इमेज के कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रॉपर्टीज बनेगी, पहली प्रॉपर्टी सबसे पहले मेंशन कर देता हूं क्योंकि यहां पर ये आपके पास अपीयरिंग टू इंटरसेक्ट है, तो पहला पार्ट क्या बनेगा, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरा, प्लेन मिरर के सामने मैं भी खड़ा होता हूं, आप भी खड़े होते हो, क्या ऐसा होता है उस मिरर के सामने जब आप बाथरूम में वॉशरूम में खड़े हो, जो आपका साइज है उससे बड़ा साइज आपको मिरर में दिखाई देता है नहीं, तो जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज किसका होता है, इमेज का। तो आपके पास क्या बोलोगे, सेकेंड पॉसिबिलिटी, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक आपके पास जो प्लेन मिरर के लिए आएगा, क्या बोलोगे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम, साइज इज सेम, लिख देता हूं सीधा मैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज इज सेम। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपके पास आती है, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, मिरर में आपका इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, सीधा बनता है। जब मैं मिरर के सामने खड़ा हूं मेरा इमेज बनता है वर्टिकल अपराइट, सीधा। कैसा बनता है बेटा, वर्टिकल अपराइट। वर्टिकल अपराइट मतलब मैं बिल्कुल सीधा दिखता हूं। यहां पर आपको इमेज उल्टी दिख रही है क्योंकि ये फ्रेम इस तरह से की गई है, ये फ्रेम इस तरह से की गई है। ऑल्दो ये इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये वर्टिकल अपराइट है जैसी हमारी मिरर के सामने इमेज बनती है। तो आपको याद क्या रखना है कि आपकी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जर्व करते हो, दैट इज लेटरल इन्वर्जन। छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, मैं मिरर के सामने अपना राइट हैंड खड़ा करता हूं, तो अगर मिरर के अंदर देखता हूं, मेरी जो इमेज बनेगी उसका कौन सा हैंड खड़ा होता है, लेफ्ट हैंड। दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं अपना राइट हैंड खड़ा करता हूं तो मिरर में कौन सा हैंड अपीयर होता है, लेफ्ट हैंड। तो इस मैकेनिज्म को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, वी कॉल दैट मैकेनिज्म टू बी लेटरल इन्वर्जन। तो आपकी जो प्रॉपर्टी यहां पर आती है, प्लेन मिरर में जो आपकी इमेजेस बनती है, दोज इमेजेस फॉर्म्ड आर लेटरली इन्वर्टेड। क्यों, क्योंकि वो लेटरल इन्वर्जन का मैकेनिज्म फॉलो करती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ गया, विल बी हैविंग, दे ऑब्जर्व लेटरल इन्वर्जन। ये लेटरल इन्वर्जन ऑब्जर्व करती है बेटा, जो आपकी प्रॉपर्टी यहां पर आ रही है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। देन इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आएगी हमारे पास, अब मैं ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट मैं मिरर के जितना सामने हूं उतना ही मिरर के अंदर भी हूं। सो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर विल बी सेम एज दैट ऑफ इमेज एंड मिरर। मतलब ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस और इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो हम यहां मेंशन कर सकते हैं बेटा, डिस्टेंस इज सेम फ्रॉम मिरर, किसके लिए, फॉर ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज। मतलब एज एन ऑब्जेक्ट मेरे लिए जो मिरर तक का डिस्टेंस है प्लेन मिरर में, उतना ही डिस्टेंस इमेज के भी रहता है। तो आपके पास ये सारी की सारी चीजें इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाती हैं, प्लेन मिरर के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाती हैं। आई होप ये पहला पार्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्लेन मिरर में आपके पास इमेजेस कैसी बनती हैं और रियल और वर्चुअल इमेजेस क्या क्या होती हैं। वंस वी आर डन विद दिस, विद द प्लेन मिरर, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको यहां मैं बताना चाहता हूं, और वो इंटरेस्टिंग पार्ट है आपके प्लेन मिरर के रिगार्डिंग। एज्यूम करो दो प्लेन मिरर आपके पास है, कटिंग सैलून जाते हैं सारे, पार्लर वगैरह जाते हैं, तो कटिंग सैलून जब जाते हैं ना हम लोग यार, तो उस कटिंग सैलून में एक मैकेनिज्म रहता है, किस चीज का, मिरर का। आगे मिरर है, पीछे मिरर है, क्या होगा, बीच में मैं बैठा हूं, कितनी इमेजेस बनती हैं, व्हेन आई एज एन ऑब्जेक्ट इज सिटिंग इन बिटवीन टू पैरेलल मिरर्स, दो पैरेलल मिरर्स के बीच में मैं बैठा हुआ हूं। सोचो कितनी इमेजेस बनती है बेटा, आपके पास इमेजेस कितनी बनेंगी यार, इमेजेस बनती हैं इनफाइनाइट। एक मिरर यहाँ है, एक मिरर यहाँ है, देखते जाओ, मिरर के अंदर मिरर, मिरर के अंदर मिरर। सो व्हेन यू कीप एन ऑब्जेक्ट इन बिटवीन टू प्लेन पैरेलल मिरर्स, यू विल ऑब्जर्व इनफाइनाइट इमेजेस इन दैट पर्टिकुलर केस। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज आफ्टर दिस, अज्यूम वो दो प्लेन मिरर एक एंगल पर रखे हुए हैं,
लीव दिस पार्ट असाइड। मैं एज्यूम करता हूं आपके पास आपके वो दो प्लेन मिरर एक एंगल पर रखे हुए हैं, ये भी एक प्लेन मिरर है, ये भी एक प्लेन मिरर है। अब इसको हम पॉलिश कर देते हैं यहां से, इसको पॉलिश कर देते हैं यहां से, बीच में एंगल आपका आ गया थीटा। दो प्लेन मिरर एक एंगल थीटा पर कुछ इस तरह से रखे गए हैं। अब मुझे बताइए कि नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनती हैं। सो देयर इज वन स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर दिस। आपको याद रखने के लिए इसके लिए एक बड़ा स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला है बेटा। अब वो फॉर्मूला क्या रहेगा वो आपको अभी बताता हूं मैं। द फॉर्मूला दैट वी यूज इन दिस केस इज, if I am saying n are the number of images, इन दो मिरर्स में जो एक एंगल पर आपने बना दिए हैं, that angle is theta for these two plane mirrors, n are the number of images, that number of images n will be given as 360 upon theta minus 1, as if इन दो के बीच में आपके पास एंगल 60 डिग्री का है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी 360 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 1, ये आपके पास क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 विच कम्स आउट टू बी 5। तो मुझे क्लियरली पता लग जाएगा कि नंबर ऑफ इमेजेस आपके पास उन दो मिरर के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी बनेगी जो एक सर्टेन एंगल पर एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है। अभी क्लियर? सो दैट वाज वन पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर प्लेन मिरर पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के सामने तो आपके पास बनेगी इन्फिनिट इमेज। अगर एक एंगल पर रखा जाएगा उनको तो आपके पास एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप नंबर ऑफ इमेजेस वहां पर आसानी से निकाल सकते हो। आई होप ये मैकेनिज्म समझ आ गया है। वंस वी आर डन विद दिस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन मूव ऑन टू योर स्फेरिकल मिरर्स। आपके स्फेरिकल मिरर्स के रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं। अब आते हैं सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स पर। तो जब हम स्फेरिकल मिरर डिस्कस करते हैं यार ऐसा करते हैं, एक बड़ा सा स्फेरिकल बॉल ले लेते हैं। बड़ा गंदा सा बॉल बन गया है बट आप अच्छा सा स्फेरिकल बॉल बनाइए। स्फेरिकल बॉल बन गया है। अब ये स्फेरिकल बॉल किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है बेटा। ये ग्लास का बना हुआ स्फेरिकल बॉल है। अब इस ग्लास के बने हुए स्फेरिकल बॉल के लिए सेंटर के ले लिया है ओ। अब मैं बोलता हूं ये जो स्फेरिकल बॉल है आपका, ये स्फेरिकल बॉल एक हॉलो स्फेरिकल बॉल है। हॉलो स्फेरिकल बॉल, टेनिस बॉल देखा है सबने, अंदर से कैसा होता है? खाली। वैसा ही आपका ये हॉलो स्फेरिकल बॉल है, अंदर से खाली है। बाहर से ग्लास है, अंदर से खाली है। ये पूरा ग्लास का बना हुआ, अंदर से खाली है। रेडियस तो सबका होता है, इसका भी है। इसका रेडियस है r, इसका रेडियस के ले लिया हमने r। अब मैं क्या करता हूं, इसके एक हिस्से को कट कर लेता हूं। आई एम कटिंग दिस पार्ट। इस पार्ट को मैंने काट के यहां रख दिया है ऐसे। सेंटर आपके पास आ गया है o, रेडियस आपके पास था r। अब मैं बोलता हूं ये जो पार्ट मैंने कट करा है इसको बोल देता हूं ab। ये आपका आ गया पार्ट ab। दिस इज a, दिस इज b। अब दोबारा आई डू वन थिंग। अब इसी के सामने मैं एक और पीस इसी तरह से काट देता हूं। सपोज दिस इज सी डी। रेडियस तो इसके लिए भी है भाई, तो रेडियस इसके लिए भी ले लेते हैं। यहाँ पे ये आपका आ गया सी, ये आ गया डी। अब इस सी डी के लिए रेडियस इधर को आएगा, सो रेडियस इधर ले लिया हमने। ओ यहाँ आ गया, रेडियस आ गया आर। अब द पॉइंट इज, इसके बाद आपको जो चीज आपको ब्रीफ की जा रही है वो ये है कि आपके पास यहां से हम स्फेरिकल मिरर्स को फ्रेम करते हैं। अब स्फेरिकल मिरर फ्रेम कैसे होते हैं? ये पीसेस कट कर दिए हैं। अब मैं बोलता हूं ये जो पीस आपने कट करा है ये वाला, इसके इस पार्ट को मैं पॉलिश कर देता हूं। अब जब ग्लास के इस पार्ट को मैं पॉलिश कर दूंगा, अब ये ग्लास को पॉलिश करके क्या बनता है? मिरर। तो आपके पास ये एक मिरर बन जाएगा। मिरर बन गया ना। तो अब स्फेरिकल ग्लास का वो हिस्सा आपके पास कुछ इस फॉर्म में अपीयर होने वाला है, जिसका इनर पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। इसका अंदर वाला हिस्सा क्या होगा? रिफ्लेक्ट करेगा। और बाहर वाला क्या हो गया? पॉलिश हो गया है। वहां से तो रिफ्लेक्शन आप ऑब्जर्व करने वाले नहीं हो। लाइट किस पार्ट को स्ट्राइक करने वाली है? इसके अंदर वाले पार्ट को। अब देख लो, स्पून के अंदर को जैसे केव बनता है, आपने जो केव बोला हुआ है, यहां पर अंदर को क्या बन रहा है? केव। तो इसके रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है वो एक केव सा अपीयर हो रहा है। तो ये आपका मिरर कौन सा मिरर बन जाता है? कॉनकेव मिरर। दिस बिकम्स योर कॉनकेव मिरर। ये आपका मिरर आता है कॉनकेव मिरर। अब आते हैं इस पार्ट पर, जो आपका दूसरा मिरर है। ये कौन सा मिरर आ गया है? कॉन्वेक्स मिरर। अब यहां पर हम क्या बोल देंगे? इसका हमने आउटर पार्ट पॉलिश करा है और इस मिरर का हम इनर वाला पार्ट पॉलिश करते हैं। ध्यान से देख लो, इसका बाहर वाला हिस्सा पॉलिश करा और इसका अंदर वाला हिस्सा पॉलिश करा। तो जब हम इसके इनर पार्ट को पॉलिश करते हैं, अब जाहिर सी बात है रिफ्लेक्टिंग पार्ट कौन सा आ जाएगा? आउटर पार्ट, द पार्ट विच इज बल्जिंग आउटवर्ड। जो उभरा हुआ हिस्सा है, उभरा हुआ पेट है, वो आपके पास कौन सा है? ये हिस्सा है। तो आपके पास जब उभरा हुआ हिस्सा, बल्जिंग आउटवर्ड पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट बन जाता है, सो नाउ दिस बिकम्स योर कॉन्वेक्स पार्ट।
तो ये मिरर आपका बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये आपने याद रखना है कि कॉनकेव कौन सा है और कॉन्वेक्स कौन सा है। तो ये आपके पास पहले तो डिफरेंस की फॉर्म में हमने फ्रेम कर दिया है, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर। अब स्टेटमेंट अगर फ्रेम करना हो बड़ा आसान सा बोलते हैं, हम बोलते हैं मिरर्स के रिगार्डिंग, स्फेरिकल मिरर्स के रिगार्डिंग, कॉनकेव कॉन्वेक्स तो बात की बात है, मैं क्या बोलूंगा स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, हम बोलेंगे इट इज द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास, इट इज द पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल ग्लास विच इज either polished from outside or inside in order to observe reflection on its surface। इसके सरफेस पर रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करने के लिए या तो उसको बाहर से पॉलिश कर दो या अंदर से पॉलिश कर दो। समझ आ रहा है, वो क्या बन गया है स्फेरिकल मिरर। अब अगर बात करेंगे कॉनकेव मिरर की, हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर क्या होगा, आप बोलेंगे द पार्ट ऑफ द स्फेरिकल ग्लास विच इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड, विच इज पॉलिश फ्रॉम आउटसाइड, बाहर का हिस्सा पॉलिश कर दिया है। कौन सा मिरर बन गया है वो कॉनकेव। एंड द पार्ट ऑफ द मिरर व्हिच इज पॉलिश फ्रॉम इनसाइड विल बिहेव एज अ कॉन्वेक्स मिरर। साथ में एक चीज दोनों केसेस में मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्या होगा कि उसका इनर पार्ट विल बी द रिफ्लेक्टिंग पार्ट और इसका आउटर पार्ट विल बी द रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो ये आपके पास आ जाएंगे आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस। अब यहां पर मैं एक दो चीजें और ऐड करने वाला हूं बिकॉज हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं बेटा, जो टर्म्स हम लोगों को समझ आनी चाहिए। अब वो टर्म्स यहां पर मैं आपको ब्रीफ करूंगा, तो वो आपके पास यहां से आगे इन मिरर्स की कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ब्रीफ की जाएंगी। सो नाउ व्हाट एम आई डूइंग इज, मैं यहां पर आपके पास ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोबारा फ्रेम कर रहा हूं, दोबारा ड्रॉ कर रहा हूं एज इफ मैं पहले आपका कॉनकेव मिरर ले लेता हूं। यहां एक कॉनकेव मिरर है, यहां ले लीजिए कॉनकेव आपका ए बी, कॉन्वेक्स ए बी सी डी। अब ए से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है, दैट सेम वे सी से लेकर डी तक का जो डिस्टेंस है, this distance is termed as aperture। इसे हम क्या कहते हैं अपर्चर। डायामीटर बेसिकली होता है जो सेंटर से जाता है, लेकिन जब आपके पास मिरर बनते हैं इस तरह के, हम क्या बोलते हैं टेक्निकली सेपरेशन बिटवीन दोज टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द मिरर और डायामीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज टर्म्ड एज अपर्चर। तो पहली टर्म आपके पास क्या आ गई है यहाँ पर अपर्चर, जो हमको समझ आई है। तो मैं पहली टर्म यहाँ लिख दूं, हमने क्या पढ़ा है अभी, what is aperture, the separation between two extreme ends of a spherical mirror or the diameter of the mirror is taken as aperture, जो हमको पता लग गया है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। आपके पास मिरर जो है उसका एक मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा, चाहे वो कॉनकेव है चाहे वो कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है ये कॉन्वेक्स है, तो वहां जो उसका मिड पॉइंट है उसको मैं लिख रहा हूं P। तो आपके पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स किसी भी तरह का स्फेरिकल मिरर होगा, उसका मिड पॉइंट आपके पास क्या बनता है, इट कम्स आउट टू बी पोल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय P। वो चाहे आपका कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है या फिर कॉनकेव मिरर है, तो उसका मिड पॉइंट क्या बन जाता है बेटा P। अब यहीं पर एक और चीज, जो आपके पास ये मिरर बनते हैं यार, इसके लिए कोई ना कोई सेंटर तो है ना। यहां मैंने O ले रखा है सेंटर, बजाय सेंटर के मैं क्या ले लेता हूं C। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं जब लेंसेज में जाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए टर्म यूज करते हैं वो, तो यहां मैं सेंटर क्या ले लेता हूं C। तो यहां आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेंटर आ गया है C। तो ये जो कर्व है, इस कर्व के लिए C क्या है सेंटर। तो हम बिकॉज दिस सेंटर C is the center for this curve, this is termed as center of curvature, we call it to be center of curvature। तो आपके पास फर्स्ट टर्म वाज अपर्चर, सेकंड टर्म वाज पोल, थर्ड टर्म इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका सिंबल हम क्या यूज कर रहे हैं C। तो दैट इज टेकन एज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब किसी भी स्फेयर के अक्रॉस, किसी भी सर्कल के अक्रॉस आप क्या ऑब्जर्व करते हो यार, C से लेकर यहां तक एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है आपका, वो जो स्ट्रेट लाइन जा रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसका रेडियस। तो मेरे हिसाब से C से लेकर इस पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो बेसिकली दैट सेपरेशन बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज टर्म्ड एज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। हम इसे क्या कहते हैं बेटा, वी कॉल इट टू बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे आप कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपका सिंबल क्या रहेगा इसके लिए, कैपिटल R। और ये चीजें आपके पास इक्वली एप्लीकेबल हैं किसके लिए, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, ये सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल हैं। सो हमने क्या क्या करा है अभी, वी हैव डन अपर्चर, वी हैव डन पोल, वी हैव डन सेंटर ऑफ कर्वेचर, वी हैव डन रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमने चीजें यहां ब्रीफ करी हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपके पास आएगी वो है एक सेंट्रल लाइन, एक सेंट्रल लाइन। तो यहां से मैं क्या करता हूं, इस एक लाइन को एलोंगेट कर लेता हूं ऐसे, C से P तक तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया है, C सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। तो अगर मैं कहता हूं अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल
इज टर्म्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? वी कॉल इट टू बी प्रिंसिपल एक्सिस। तो आपने कौन सा टर्म पढ़ लिया है? अपर्चर पढ़ लिया है, पोल पढ़ लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया है। अब हम कौन सी टर्म पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडीइंग द टर्म प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर एक टर्म आ गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा टर्म है? प्रिंसिपल एक्सिस इज द स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर विच इज टेकन एज योर प्रिंसिपल एक्सिस। अभी अंडरस्टूड? वंस वी आर डन विद दिस, बिकॉज हम सीक्वेंशियली चल रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, तो कंफ्यूजन कहीं पर होना नहीं चाहिए। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टर्म हम यहां डिस्कस करेंगे वो है आपके पास कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर के बेसिस पर। एनीवे, हम डिस्कस करने वाले हैं फोकस और फोकल लेंथ के रिगार्डिंग। तो फोकस और फोकल लेंथ अलग अलग रहेगा। किसके लिए? आपके कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए। अब ये कौन सा मिरर है? मैंने पहले ही बोल दिया था, ये केव बना हुआ है। तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ये मिरर कौन सा आ गया? कॉनकेव। अब मैं क्या करता हूं, यहां बना देता हूं कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स मिरर आ गया है। तो आपके पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं कहता हूं पोल। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये स्ट्रेट लाइन क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान से देखना है आपने। क्या देखना है? सबसे पहली चीज, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आपकी इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। अब ये तो मिरर है, मिरर का काम क्या है? रिफ्लेक्ट करना। याद रखना है, मिरर का काम क्या है? रिफ्लेक्ट करना। तो कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, वो यहां से बाउंस बैक होती है। वो यहां से बाउंस बैक होती है, और बाउंस बैक होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, काटती है। दैट पॉइंट इज टर्म्ड एज फोकस और प्रिंसिपल फोकस। उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट टू बी फोकस और प्रिंसिपल फोकस। याद रखना है। और प्रिंसिपल फोकस के लिए जो आपके पास सिंबल रहता है, इट इज कैपिटल एफ। फोकस या प्रिंसिपल फोकस के लिए सिंबल क्या रहता है? कैपिटल एफ। अब यहां ध्यान देने वाली एक चीज है, आपका ये फोकस किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहा है? कॉनकेव के लिए। ये कहां को आ रहा है? अगर कॉनकेव मिरर ऐसे बनता है तो आपके लेफ्ट में आ रहा है कॉनकेव के लिए प्रिंसिपल फोकस। अब आते हैं कॉन्वेक्स पर। कॉन्वेक्स के लिए सेम मैकेनिज्म। देयर इज अ रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है आपका, ये एक रे ऑफ लाइट है जो इसके पैरेलल आ रहा है। अब क्या होगा? ये भी बाउंस बैक करेगा, लेकिन इस तरह से तो बाउंस बैक कर नहीं ना सकता। क्यों? क्योंकि ये तो कॉनकेव पार्ट था, कॉनकेव पार्ट था। तो बाउंस बैक करके कहां चला गया? एक पॉइंट पर। किस पर? प्रिंसिपल एक्सिस में, पी और सी के बीच में। अब इसका पी और सी यहां पर है। अब ये पियर्स करके तो आगे नहीं जाएगा। अब ये रिफ्लेक्ट होगा यहां से। ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा? ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया यहां से। अब ये रिफ्लेक्ट कैसे होता है? ये ऐसे रिफ्लेक्ट होता है जैसे आपका ये रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहां से आ रहा है? ऐसे किसी पॉइंट से आ रहा है यहां से। सो इट बाउंस बैक एज इफ this reflected ray of light is coming from some point on the principal axis, and that point in between is taken as your principal focus for your convex mirror. I repeat one more time. In this case, the ray of light after bouncing back is passing through a point on the principal axis, that is focus. ये actual intersection. अब आते हैं यहां पर, आपके पास एक रे ऑफ लाइट बाउंस बैक कर रहा है। अब पियर्स करके आगे तो जा नहीं सकता, तो क्या होगा? ऐसा अपीयर होगा कि ये कहां से आ रहा है? किसी पॉइंट से आ रहा है। किस पॉइंट से? प्रिंसिपल फोकस के आपके पॉइंट से आने वाला है। कहां पर? पी और सी का एक मिड पॉइंट होगा। पी और सी यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है, इट अपीयर्स एज इफ दिस रे ऑफ लाइट इज बाउंसिंग बैक और रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दिस पॉइंट एफ। और इस पॉइंट को हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए कहेंगे प्रिंसिपल फोकस, और कॉनकेव के लिए इस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। अब यहां पर एक लास्ट चीज आपको बतानी है मुझको। वो लास्ट चीज है पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस। जैसे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या बन गया था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। वैसे ही आपका पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस बनता है फोकल लेंथ। मैं दोबारा बोलता हूं, पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस बनता है फोकल लेंथ। अब ये पोल है, ये फोकस है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या बन गया है? स्मॉल एफ। इसको हम क्या कहते हैं बेटा? फोकल लेंथ। याद रखना है, फोकस जो है उसका है वैल्यू, उसका है सिंबल कैपिटल एफ, लेकिन जो फोकल लेंथ है उसका सिंबल क्या आता है? स्मॉल एफ। अब दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग में चीजें आसानी से देख पाता हूं। ये एफ आ रहा है, पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये आ रहेगा, पी से सी तक का डिस्टेंस यहां आ रहेगा। यहीं पर मैं आपको एक चीज और समझा देता हूं। क्या? दैट इज अबाउट योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। योर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ योर फोकल लेंथ। मतलब फोकल लेंथ है पी से एफ तक का डिस्टेंस,
तो आपके पास अगर ये 2 है तो एफ और सी के बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा 2, मतलब पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या होगा 4। क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज डबल ऑफ फोकल लेंथ। और क्या बोल सकते हो, या फिर एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। दैट इज ऑल फॉर टुडे। I'll come up with the next part of reflection of light. Hope you people like these videos, and like I always say, please like, share and subscribe my YouTube channel.